कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो अफ़ीम इस्तेमाल करता हुआ ज़िंदगी गुज़ार देता है और जो है उसकी अब एज जो है जैसे ही 40 से ऊपर जाती है 50, 55, 60 के करीब आता है, तो अब वो अफ़ीम बॉडी जो है मेंटेन नहीं कर पाती। अफ़ीम का टॉलरेंस लेवल तो ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा जो है इस एज के अंदर बढ़ जाता है। अब वो बॉडी जो है उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाती, उसके विथड्रॉल जो है बड़े खतरनाक आते हैं। तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट जो है जब रिहैबिलिटेशन सेंटर आता है ओपीएम के साथ ज्यादातर जो है 55 प्लस या 50 प्लस या 60 के करीब जो भी लोग रिहैब में आते हैं वो अक्सर औकात ओपियोइड्स यानी कि उसमें अफीन इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात स्लीपिंग पिल्स वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है कोई इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हीरोइन भी इस्तेमाल करते हुए जो है आते हैं। लेकिन ओपियोइड्स की कैटेगरी ही अक्सर जो है इस एज में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट इस्तेमाल करते हैं। अब इस एज में जो है एज बैरियर जो है ये एक रिकवरी फेज के लिए जो है बड़ा क्रिटिकल होता है। इस एज के अंदर जो है फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है पेशेंट घर में रहे, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुज़ारे, अपनी चंद सांसें अपने बच्चों के साथ गुज़ारे, बच्चों की औलाद के साथ जो है वक़्त गुज़ारे और अपनी ज़िंदगी में नशे को छोड़े और पाक-साफ ज़िंदगी गुज़ारे और क्या है। इस एज के अंदर जो है एक फ़ेज़ और भी होता है कि अब इस एज के अंदर पेशेंट जो है फिज़िकल प्रॉब्लम के साथ भी जो है घिरा होता है। किसी को शुगर का मसला होता है, किसी को हाइपरटेंशन का मसला होता है, किसी को दिल का मसला होता है, किसी को हेपेटाइटिस का मसला होता है, किसी को कोई मसला है, फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी जो है एसोसिएट होती हैं। अब इसकी वजह से होता ये है कि पेशेंट जो है वो नाउम्मीदी और मायूसी में तो ऑलरेडी गया होता है और ओपियोइड्स के जो विड्रॉल होते हैं वो फिज़िकली ज़्यादा होते हैं। उनमें वीकनेस होती है, पेन की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, बेचैनी होती है, नींद का मसला होता है, मिज़ाज में तल्ख़ी होती है, चीज़ों को सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। वो जितना भी उनके ऊपर जो है वो काम करना होता है, वो करना होता है मेडिसिन नहीं। क्योंकि अब वो जो है मेडिसिन से बेहतर होंगे, तो वो जो है चीज़ों को आगे सर्वाइव कर सकेंगे। ज़ाहिर-सी बात है जब एक इंसान जो है 40 से ऊपर चला जाता है, 50, 55, 60 के करीब होता है, वो जो है उसने एडिक्शन की एक इस जो है कैटेगरी को इस कदर इस्तेमाल किया होता है कि बॉडी जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाती और उनकी डिटॉक्सिफिकेशन ही जो है उनको जो रिकवरी के ऊपर लेकर आ सकती है, क्योंकि एज बैरियर जो है उसमें काउंसलर का ये रोल होता है कि उनके अंदर होप वो पैदा करे और वो इस कदर जो है वो होपलेस होते हैं कि उन्हें चीज़ों को समझ ही नहीं आ रही होती। वो तो एक अपनी ज़िंदगी के साथ जंग लड़ रहे होते हैं। वो तो रोज़ाना ही जो है मर रहे होते हैं, जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर चुके हैं उनके विथड्रॉल सिम्पटम के साथ। इस कदर सीवियर टोटें पड़ती हैं कि वो पेशेंट जो है वो एक पल ना गुज़ारे उसके बगैर और वो कोई गलत डिसीज़न भी ले सकता है। बाज़ केसेज़ के अंदर जो है ऐसा भी होता है। तो काफ़ी जो है खतरनाक जो है इनको विथड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं, क्योंकि ओपियोइड्स जो है बेसिकली बॉडी के अंदर इस कदर जो है रच बस जाते हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं बॉडी के मैकेनिज्म का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इस एज के अंदर बेसिकली बैरियर जो है वो ये है कि साइकोथेरेप्यूटिक सेशन उनकी काउंसलिंग, इस एज में अगर कोई भी उनको समझाने की कोशिश करेगा, वो शख्स जो है वो इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं हमने तो दुनिया को समझाया, आप क्या समझाएंगे। हमें पता है गलत है, ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन ये क्या है, अब दर्दें जो है अब बर्दाश्त नहीं होती, मर जाए, नींद नहीं आती सारी सारी रात, तो क्या करें, कहीं जाने को दिल नहीं करता, दोस्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, क्या करें। ये कर लेते हैं, स्कूल में आ जाते हैं, और क्या चाहिए। छोड़ना भी चाहते हैं, छोड़ते हैं तो दिल करता है कि सुसाइड कर लें। कई केसेस में जो है उनकी जो है डायरेक्टली वही स्टेटमेंट बोलते हैं। तो क्या करें, 20 साल हो गए इस्तेमाल करते हुए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए इस्तेमाल करते हुए, अब नहीं छूट पा रही। मरेंगे तो छूट जाएगी, नहीं तो ना सही, जब तक सांसें थोड़ी थोड़ी लेकर इस्तेमाल करते रहते हैं। और क्या, मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, 200 की, 500 की, 1000 की, 2000 की।
तो साइकोलॉजिस्ट के लिए सबसे डिफिकल्ट चैलेंज होता है उनकी होप को आइडेंटिफाई करना, उनकी मोटिवेशनल स्ट्रेंथ को जो है आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर काम करना। लेकिन कई बार जो है ये पेशेंट जो है वो रिलैप्स में बार बार जाते हैं क्योंकि उनकी होप्स आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही होती, चाहे उनके जो है आप जितने मर्जी जो है वो ट्रीटमेंट करवा लें। रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो है इस तरह के पेशेंट्स को छोड़ेंगे तो वो जो है बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले इनकी डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे मेडिसिन के ज़रिए जो होनी है। इसके बाद जो है सेकंड नंबर पे जो है उनकी डेली रूटीन को जो है मैनेज कर देंगे किसी हद तक। थर्ड नंबर पर ये होगा कि उनके बिहेवियरल इश्यूज़ को जो है मैनेज करेंगे। और फोर्थ नंबर पर ये होगा कि उनको जो है मज़ीद फैमिली के साथ और जो है पेशेंट के साथ बिठाकर कुछ कमिटमेंट जो है वो करवा लेंगे कि आप जो है ये काम आज के बाद नहीं करेंगे और इन चीज़ों के ऊपर आप अमल करेंगे। वो कह देते हैं इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, घर चले जाते हैं, घर जाएँगे, बाकी अपनी मर्ज़ी है क्या नहीं। बेसिक इन चीज़ों के ऊपर काम होता है। क्यों? उनकी होप को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। इस एज के अंदर जो है मायूसी और उदासी जो है बेसिकली कॉमन होती है और इस फेज से निकालने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है क्योंकि पेशेंट जो है एट अ टाइम सिर्फ आपके पास जो है ओपियोइड्स अफ्यून छोड़ने नहीं आया, इंजेक्शन छोड़ने नहीं आया, नींद और नशा और गोलियां नहीं छोड़ने आया, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो फिजिकल प्रॉब्लम के साथ भी आया। इस एज के अंदर जो है हाइपरटेंशन कॉमन है, शुगर कॉमन है, कार्डिक डिजीज हो सकती है, लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और फिजिकल प्रॉब्लम भी जो है एसोसिएट हो सकती हैं। तो वो तो पेशेंट उनके साथ भी सरवाइव कर रहा है। तो इस तरह के पेशेंट को जो है ज्यादातर इंडोर सेटिंग के अंदर भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि इंडोर सेटिंग में भी जो है उन पेशेंट्स को रखा जाता है जो फिजिकली फिट हो। अब इस एज के अंदर जो है क्योंकि इनको फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और जो है ये फिजिकली जो है फिट नहीं होते तो इनको जो है कोशिश की जाती है डिटॉक्स करके एज सुन एज पॉसिबल घर भेज दिए जाए ताकि पेशेंट बाकी जो ट्रीटमेंट है आउटडोर बेसिस के ऊपर जो है मुकम्मल करवाता रहे। और याद रखें इस फेज के अंदर जो है काउंसलिंग तो जरूरी है ही है उनके डिप्रेशन के लिए, इनको डिप्रेशन से निकालने के लिए, साथ में जो है उनकी डिटॉक्स के साथ साथ जो है उनके अंदर होप और जो है मोटिवेशनल स्ट्रेंथ पैदा करना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो है काम किसी किसी साइकोलॉजिस्ट का होता है जो पेशेंट्स के अंदर कर पाते हैं। बहुत चैलेंजिंग केस होते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है इस तरह के पेशेंट्स के अंदर जो है मोटिवेशनल स्ट्रेंथ को पैदा करने के लिए, होप पैदा करने के लिए। और याद रखें अगर इनके अंदर जो है मोटिवेशनल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया जा सके और होप को पैदा किया जा सके तो ये पेशेंट जो है प्रॉपरली नशे को छोड़ सकते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं जब तक उनकी जो है जिंदगी है। नशा छोड़कर नशा फ्री जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है साइकोलॉजिस्ट के लिए इस एज के अंदर पेशेंट के ऊपर काम करना।